नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हर रोज़ आपको 4 से 5 वीडियोस फोर्थ क्लास के सिलेबस के रिलेटेड और उसके अनुसार प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके जो बच्चे अभी तक या तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, और अगर कुछ ने शुरू की है तो वो अभी एमेच्योर लेवल पे हैं, बहुत स्टार्टिंग के लेवल पे हैं, उतने 2-3 महीने से तैयारी नहीं कर रहे हैं कि वो अभी तक रिवीजन पे पहुंचे हों। तो हम आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें इसमें बताना शुरू करेंगे। हम शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से। बेसिक बेसिक इस तरह से बेसिक हैं कि वो आपको एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ला सकती हैं अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो। और ये उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है जिन्होंने पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन में अभी थोड़ी सी कमी है। और अगर रिवीजन भी कर चुके हैं तो एक बार अपना फैक्ट चेक कर लें कि क्या वो उस लेवल पे उन्होंने तैयारी की भी है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में आप सबको हिस्ट्री की ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए कि हिस्ट्री के फादर को किन को कहा जाता है। हेरोडोटस जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे। ग्रीक का मतलब है उस समय का इटली, ग्रीस, वो एरिया, लेकिन अभी ये मेनली इटली को कहा जाता है। तो हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं एंशियंट हिस्ट्री को मेनली 3 पोर्शंस में, जो है कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। इसका एक मिसलीनियस सा पीरियड भी कह सकते हैं जिसको कहते हैं चालकोलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैलियोलिथिक से, जो कि एक 60,000 साल का पीरियड है, जो शुरू होता है 100,000 BC से लेके 40,000 BC तक। पैलियो का मतलब ये है, आप जो सबसे पहले आया है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जो कि सबसे पुराना पीरियड है, जहाँ से हिस्ट्री हम शुरू कह सकते हैं। जब पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, मांस खाया जाता था, कच्चा मांस खाया जाता था, वो वाला पीरियड जिसको पैलियोलिथिक मतलब पुराना पीरियड, और जहाँ पर सबसे पहला पीरियड। उसके बाद आता है मीजोलिथिक। मीजोलिथिक को ऐसे भी मध्यकाल भी कहा जा सकता है, या फिर इसको मिडल पीरियड से आप याद रख सकते हैं। ये है 5,000 साल का पीरियड, जो कि 9,000 से लेके 4,000 BC तक चला है। उसके बाद आता है एक नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को आप कुछ इस तरह से याद करिए, ये सबसे एंशियंट हिस्ट्री में सबसे नया पीरियड है, मतलब न्यू पीरियड, नियो पीरियड। और इसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इतने सालों के बाद इस पीरियड में बहुत सारे जो औजार थे उसमें परिवर्तन आ चुके थे। पत्थरों किस तरह से औजार चलाए जाएंगे, किस तरह से पत्थरों के औजार बनाए जाएंगे, और नए नए औजार आ गए थे, इसलिए इसको नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। अब बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं चालको का मतलब क्या होता है। चालको का मतलब होता है कॉपर। क्या मतलब होता है? चालको का मतलब होता है कॉपर। कॉपर मतलब होता है, तो चालकोलिथिक पीरियड में कॉपर के औजार मतलब धातु के औजार बनना, मतलब मेटल के औजार बनना शुरू हो गए थे, मतलब कॉपर के औजार बनना शुरू हो गए थे। अब इन सभी पीरियड से कब पता हमें कैसे चलता है? हमें पता चलता है जो हम हमारे साइंटिस्ट, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विभाग के लोग कुछ साइट्स डिस्कवर करते हैं, ज़मीन के नीचे दबी हुई साइट्स, जिनके आधार पर हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे पीरियड रहे हैं, ऐसे ऐसे मानवता का विस्तार हुआ है। और इनमें से सबसे अच्छी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे। इनको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए क्योंकि जो हमारी सिंधु नदी है, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है दरअसल, क्योंकि इंडस नदी या सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, उसकी वैली में मतलब उसके आसपास जहाँ पे उसका पानी पहुँचता था, या फिर उसके आसपास का एरिया, जो भी जहाँ उसके आसपास शहर बसाए गए, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो उसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहले जो डिस्कवर की गई सिटी, उसको वो है हड़प्पा। हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे पे है, और पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब एरिया में पाई जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान में ही दूसरी बड़ी सिटी, जिसको मोहनजोदारो कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है, ये इंडस नदी के किनारे पे है। इंडस ओवरऑल बड़ी नदी है,
और मोहनजोदारो सिंध मतलब गुजरात से लगता हुआ, भारत के गुजरात से लगता हुआ पाकिस्तान का इलाका, उस एरिया को सिंध कहा जाता है। और हड़प्पा जो कि इंडिया के पंजाब से लगता हुआ, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वेस्ट पंजाब प्रोविंस, वहाँ पे रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इंडस वैली की साइट्स हैं। हमारे इंडिया में भी जो अभी तक की इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है वो पाई गई है, जिसको राखी गढ़ी कह रहे हैं। और ये ऑल ओवर जितनी भी साइट्स हैं, मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, उससे भी बड़ी है एरिया के हिसाब से। लेकिन ये डिस्कवर लेट हुई है। सबसे पहले डिस्कवर हुई हड़प्पा, उसके बाद डिस्कवर हुई मोहनजोदारो, उसके बाद डिस्कवर हुई राखी गढ़ी। ठीक है। और इसके अलावा जो भारत में प्रमुख प्रमुख सिंधु घाटी की सभ्यता की साइट्स हैं, वो हैं कालीबंगन जो राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है। अब मैं इन सब की आपको कुछ खासियतें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन सब की खासियतें। तो सबसे पहले हड़प्पा से शुरू करते हैं। ये पहली साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी, और यहाँ पे स्टोन सिंबल पाए गए हैं लिंगम और योनि के, जो कि उस ज़माने से इस ज़माने तक चले आ रहे हैं। उसके बाद बात करें मोहनजोदारो की, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ पाया गया। ग्रेट बाथ मतलब जहाँ पे सामूहिक स्नान गृह कह सकते हैं जिसको, जैसे हम कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, धार्मिक जगह पर जाते हैं, वहाँ पे सेंटर में एक तालाब होता है जहाँ पर सब नहाते हैं, वैसा ग्रेट बाथ पाया गया। और मोहनजोदारो और हड़प्पा में दोनों जगह ये जो बनाए हुए हैं, ये ब्रिक्स से बनाए गए हैं। मतलब मोहनजोदारो में और हड़प्पा में मतलब पक्की ब्रिक्स का काम बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अच्छे से विलेज प्लान्ड हैं, सिटी प्लान है, स्क्वायर मॉडल फॉलो किया गया है। जैसे एक गांव है, वो इस तरह से गलियां होंगी, इधर घर होंगे और सेंटर में गली होगी खुली सी, और इसी के साइड में नालियां भी बनाई गई हैं। तो इस तरह से काफ़ी एडवांस मोहनजोदारो और हड़प्पा हैं। राखी गढ़ी तो आप जानते ही हैं, जैसे सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद कालीबंगन। कालीबंगन को इस तरह से याद रखिए, बंगन सामने आए तो मतलब बैंगल सामने आना चाहिए आपके। तो यहाँ पे मोतियों और बैंगल बनाने का जो कारखाना है वो डिस्कवर किया गया, और बहुत सारे मोती इधर पाए गए। और इधर प्लोड ज़मीन मतलब हल चलाई हुई ज़मीन, मतलब खेती हुआ करती थी, उसके सबूत भी पाए गए। लोथल। लोथल जब आपके सामने आए तो आपके सामने थल याद आना चाहिए। थल मतलब भूथल। ये पहली ऐसी भारत में जगह डिस्कवर की गई जहाँ पे डॉकयार्ड पाया गया, जहाँ पे समुद्री जहाज भूथल पर आ सकें। तो एक तरह से लोथल, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो हमने अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड ख़त्म कर लिया है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम के लिए हमें उस सब चीज़ में और पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद आता है वैदिक पीरियड, जो हम अभी शुरू करेंगे। कुछ लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि आर्यंस ने उन पे हमला कर दिया, जिनके पास हथियार पाए गए। और जो प्री हिस्टोरियंस थे, जो मोहनजोदारो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे, उनके पास हथियार नहीं थे। और आर्यंस जो थे वो घोड़ों पे आए थे, तो उनके पास बहुत सारा मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी थी, और वो घोड़ों पे थे तो तेज़ भी थे। इसलिए उन्होंने जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे, मतलब लोग थे, उनको ख़त्म कर दिया। और कुछ कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि कोई बाढ़ आ गई, इंडस नदी ने बाढ़ ला दी, या फिर कुछ बहुत सारे कारण बताते हैं। हमें उन सब में नहीं पढ़ना है। हमारा ओनली मकसद यही है कि हमारा फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक के बाद जो पीरियड आता है, जैसे 300 BC से लेके AD में जो शुरू होता है पीरियड, उसको कहते हैं वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड माना जाता है कि ये आर्यंस का पीरियड है। जस्ट एक मिनट। आर्यंस का पीरियड माना जाता है, मतलब इस को हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्यंस आए और वो सप्त सिंधु में आके रहने लगे। सप्त सिंधु उस एरिया को कहा जाता है जो 7 नदियों का बना हुआ है, 7 लैंड ऑफ 7 रिवर्स, मतलब पंजाब के रीजन को सप्त सिंधु कहा गया है। तो वहाँ पे आके सेटल हो गए, और उन्होंने
दूसरे जो प्री हिस्टोरिक लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया। ऐसी एक थियोरी मान्यता है। और अभी हम इस पीरियड को पढ़ेंगे, वो वाले लोगों के बारे में हमें उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। वैदिक पीरियड का अपना एक लिटरेचर है। लिटरेचर है मतलब इसके चार अंग हैं। संहिताज मतलब वेद कहते हैं जिनको, फिर ब्राह्मणाज, अरण्यकाज एंड उपनिषद। ठीक है, तो हम एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम चार वेदों के बारे में। सबसे पहला और पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में ऐसा बता दें कि गायत्री मंत्र जो आया है वो ऋग्वेदा से आया है और ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये पढ़ना है हमने। उसके अलावा ऋग्वेदा के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ये सबसे ओल्डेस्ट ऑफ ऑल है, मतलब सबसे पुराना। गायत्री मंत्र का जैसे मैंने बताया कि इसमें जिक्र है, मतलब वहाँ से आया है। उसके बाद सरस्वती रिवर जो है, इसका पहली बार जो मेंशन है, बताया गया है कि कहाँ है। मतलब ये एक पूरा ज्ञान का भंडार ऐसे कह सकते हैं। ये पूरा ज्ञान है, पूरे मंत्र वंत्र इसमें दिए हुए हैं। सामवेदा के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि म्यूज़िक से लिंक है। म्यूज़िक कैसे, इसमें मेलोडीज दी हुई हैं, गाने दिए हुए हैं, चैंट्स दी हुई है। यजुर्वेदा के बारे में अगर हम कुछ कहें तो ये है बुक ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर्स रिचुअल, जैसे कोई पंडित होता है, रिचुअल्स कह सकते हैं। पंडित होता है वो जो आगे उन अनुष्ठान वगैरह या मतलब कोई भी काम करवाता है, जो आपके घर में आके कोई यज्ञ करवाता है, उसके मंत्र इसमें दिए हुए हैं। अथर्ववेदा भी एक मैजिकल या स्पेल फार्मूले, स्पेल जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, किसी ने किसी पे जादू किया या कुछ, लेकिन ये उस तरह का जादू नहीं है। ये इस मैजिक और चार्म इस तरह से है जैसे किसी से आप फांडा करवाने जाते हैं, उस तरह के जो मंत्र आए जाते हैं वो अथर्ववेदा से लिए हुए हैं। तो ये हो गए हमारे चार वेद। उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद पढ़ेंगे हम। उपनिषद, ब्राह्मणाज, अरंकाज एंड उपवेदाज, ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट अगर आपको याद रखने हैं तो रख सकते हैं। उपनिषद में मैं आपसे चाहूँगा आप एक ही चीज़ याद रखें। उपनिषद में ये चीज़ याद रखने, बृहद्रनायका। बृहद्रनायका ये एक ओल्डेस्ट उपनिषद है। ये आपको याद रखना है, स्पेलिंग याद करिए। वृद्ध, अगर आप ऐसे याद रख लें कि वृद्ध व्यक्ति कौन होता है सबसे पुराना, और उपनिषद से याद रख लें कि बृहदरा नायका एक तरह से ओल्डेस्ट उपनिषद है। ब्राह्मणाज है, ये रिचुअलिस्टिक फॉर्म, इनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरण्यकाज, अरण्यकाज का एक चीज़ याद रखें कि वन जो होता है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कैसी लाइफ जी जाती है उस समय में जी गई थी, किनके द्वारा, आर्यंस द्वारा। वो इसमें उसकी पूरी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद, उपवेद, उपवेद मतलब वेदों के बाद जो सेकंड नंबर, जैसे कप्तान उप कप्तान, उसी प्रकार वेद उपवेद आते हैं। उपवेद में क्या आता है, जैसे आयुर्वेद हो गया, उपवेद में क्या आएगा, जैसे आयुर्वेद हो गया, धनुर्विद्या हो गई। धनुर्वेद मतलब आर्ट ऑफ वॉरफेयर, ये आयुर्वेद मतलब मेडिसिन, धनुर्वेद धनुष मतलब वॉरफेयर। गा, गांधार वेदा, गांधार वेदा किसको कहते हैं, गांधार वेदा कहते हैं आर्ट ऑफ म्यूजिक, आर्ट और म्यूजिक की जो नॉलेज है वो। और ये है स्थापत्य वेदा। स्थापत्य मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना किसी जगह, तो आर्किटेक्चर वाली साइंस को क्या कहेंगे, स्थापत्य वेदा। तो ये हमने कुछ वेद याद, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अब हाँ, आपको एक एज ज़रूर मिल सकता है बाकी कैंडिडेट से, अगर आप इस तरह का नॉलेज भी अटेन करके जाएं तो। उसके बाद हम फ़िलॉसफ़ी देखेंगे। कुछ फ़िलॉसफियाँ हैं इसमें। फ़िलॉसफ़ी कैसे होती है, फ़िलॉसफ़ी आपको याद रखनी है। जैसे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट देश है, मतलब एक ही राजा रहता है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से फ़िलॉसफ़ी है। हम
किसी को अपने देश में, हमारे देश की ये फिलॉसफी है कि हम सबको अधिकार देंगे कि वो वोट जाएं, वोट डालें। वो ऐसा अधिकार नहीं देंगे। वो उनकी फिलॉसफी है कि अगर ऐसा करेंगे तो हर कोई बोलेगा, तो इससे डेवलपमेंट धीमे हो जाएगी। तो ये इनकी फिलॉसफी है। ऐसे ही फिलॉसफियाँ उस ज़माने में वैदिक पीरियड में थी, और ये हिंदू फिलॉसफी हैं, जो कि आपको ये याद नहीं रखनी है कि इसके अंदर क्या है। बस अगर आप कुछ याद रख सकते हैं, वो आप ये याद रख लीजिए कि न्याय दर्शन गौतम है। न्याय से आपको क्या समझ आता है? जरूरी लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई होगी, तो आपने इस तरह से सोचना है। संख्या, संख्या से क्या समझ आता है? एक, दो, तीन, ऐसे संख्या। तो संख्या दर्शन है, ये कपिला ने दिया था। विशेषिका है जो कमोड़ा कन्नोड़ा ऋषि जी ने दिया था। योगा, योगा से क्या समझ आता है? योगा मतलब जो अभी हम आजकल योगा करते हैं, ये पतंजलि जी ने दिया था। पूर्वा मीमांसा जैमिनी जी ने दिया था। उत्तर मीमांसा बोधरण्य, और या फिर आप व्यास कह सकते हैं, व्यास मुनि आप जानते होंगे, तो उन्होंने दिया था। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि कौन सा दर्शन किस इंसान ने या किस संत ने दिया था। इसके अलावा आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 3 सूत्र आते हैं, वो भी आपको नहीं याद रखना है। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा यहाँ पे, सिर्फ आप अपने नोट्स बनाइए जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसके अनुसार। जी, तो अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे, ये ज़रूर आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महाकाव्यास मतलब एपिक्स, जो उस पीरियड में लिखी गई, वैदिक पीरियड में लिखी गई, वो 2 महाकाव्यस हैं। एक रामायण है, एक महाभारत है। महाभारत लिखने वाल्मीकि जी जो हैं वो रामायण लिखते हैं, और वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। दोनों की आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। रामायण सबसे पुरानी है, क्या है? पुरानी। और इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। सबसे पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है? महाभारत। क्योंकि इसमें है 24,000 श्लोक, इसमें है 1 लाख श्लोक। 1 लाख श्लोक, ठीक है। और इसके अलावा आपको इन दोनों में कोई आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या हमने कंप्लीट कर लिया है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, उसके बाद कर लिया है प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने वैदिक पीरियड कंप्लीट कर लिया है। तो ये दोनों पीरियड्स में से अगर आप इतनी सी नॉलेज अगर आप गेन कर लें, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो ये ऋग्वेदिक रिवर्स हैं, इनके नाम पुराने, मतलब ऋग्वेदिक एरा में इनको क्या क्या कहा जाता था। जैसे रावी रिवर है, पुरुषिनी कहा जाता था। इंडस रिवर है जिसको सिंधु कहा जाता था, जिससे हिंदू नाम पड़ा। ऐसे इन सब के नाम याद कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू। कल फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, इससे बाद वाले लेक्चर के साथ। और मैं वादा करता हूँ आपसे, 6 से 8 दिन में एंशियंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक जितना भी रिक्वायर्ड सिलेबस होगा 4th क्लास के लिए रिक्वायर्ड, वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके बाहर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 0.0001% ही बचती है। तो थैंक यू। कॉम्पिटिटिव सक्सेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए तभी, और फ़ायदा पहुंचाइए उन कैंडिडेट्स को भी जिनको अभी ज़रूरत है और आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। धन्यवाद।